दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। और आज हम लोग बात करेंगे उत्कृष्ट एकेडमी सीटेट के पेड टेस्ट संख्या 12 की, यानी कि कुल मिलाकर ये आपको वीडियो जो दी जा रही है उसकी संख्या होगी 13 की, यानी कि वीडियो संख्या 13 और टेस्ट संख्या का जो सोल्यूशन है उसमें 12वें नंबर का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर सीख पा रहे होंगे। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि काफ़ी सारे बच्चों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर सीटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा अथवा नहीं होगा। तो देखिए, अभी तक जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग पोस्टपोन नहीं होना है। अभी तक की जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग पोस्टपोन नहीं होना है। इन फ्यूचर अगर ऐसी कुछ व्यवस्था बनती है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी को जारी रखें, ये मान करके कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई पहले से निर्धारित था और उसी 5 जुलाई को एग्ज़ाम होगा, ये मान करके आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो आपको अधिक समय मिल जाएगा, अगर नहीं पोस्टपोन होता है तो फिर आप 5 जुलाई को अपनी तैयारी के अनुसार एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। बिल्कुल इस उम्मीद में ना रहें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। हो जाता है तो बोनस है और नहीं होता है तो आप अपने आप को तैयार रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मनोवैज्ञानिक का नाम लिखा गया कि बिग व हंट के अनुसार, मनोवैज्ञानिक है, जहाँ भी नाम लिखा जाता है तो दोनों लोगों का नाम एक साथ लिखा जाता है। बिग व हंट क्या है कि बिग व हंट के अनुसार किसकी विशेषताओं को, यानी कि किसी चीज़ की विशेषताओं के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन तीनों में से किसके परिवर्तन को सर्वोत्तम ढंग से या किन विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द जो परिवर्तन है वो इन तीनों अवस्थाओं में किसके लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए ये परिभाषा है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जाता है, सामान्यतः जैसे मनोवैज्ञानिक कह देते हैं वैसे ही प्रयोग में लाया जाता है। तो ये बिग व हंट की परिभाषा है, तो बिग व हंट की जो परिभाषा है वो किशोरावस्था के संदर्भ में है, यानी कि एडोलसेंस यानी किशोरावस्था जिसको आप कहते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, किशोरावस्था की जब आप बात करेंगे तो किशोरावस्था में आप संघर्ष पढ़ते हैं, है ना, आप तनाव पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, तूफान पढ़ते हैं। संघर्ष, तनाव, तूफान पढ़ते हैं। और ये संघर्ष, तनाव, तूफान जो है ये क्या है, ये स्टैनले हॉल का कथन है। किसका बता दूं, लिख दे रहा हूँ, स्टैनले हॉल का कथन है। इनका ये मानना है कि किशोरावस्था जो है वो संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हैडो कमेटी, क्या पूछा जाएगा आपको, हैडो कमेटी का संबंध किस अवस्था से है। तो जो हैडो कमेटी है इसका संबंध भी किशोरावस्था से है। हैडो कमेटी का संबंध किससे है, किशोरावस्था से। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में अधिकतम शारीरिक विकास होता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाए, किस अवस्था में अधिकतम शारीरिक विकास होता है, तो जब अधिकतम शारीरिक विकास की बात करेगा तो हम क्या कहेंगे, किशोरावस्था। ठीक, इसी के साथ अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में अधिकतम बुद्धि का विकास होता है, क्या पूछा जाए, किस अवस्था में अधिकतम बुद्धि का विकास होता है, तब भी सही जवाब क्या होगा, किशोरावस्था। हालांकि यहाँ जो लिखा गया है परिवर्तन शब्द वो क्या है, किशोरावस्था है, क्योंकि डेफिनेशन है तो इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस सीटेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिखा गया कि एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि IQ 105 है उसे स्वीकृत वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि किस श्रेणी में उसको रखा जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 90 से 110, क्या 90 से 110 IQ जो है यहाँ तक के बालकों को सामान्य बुद्धिलब्धि का बालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामान्य बुद्धिलब्धि का। 90 से जो नीचे होते हैं उनको मंदबुद्धि कहा जाता है। 110 से ऊपर जैसे जाएंगे अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बेटा यही जो 90 से 110 है यही एकमात्र ऐसा वर्गीकरण है जिस पर किसी भी मनोवैज्ञानिक का कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब जब क्वेश्चन हमें से आपसे पूछा जाता है तो कहाँ से पूछा जाएगा, 90 से 110 यानी कि सामान्य बुद्धिलब्धि का पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि बुद्धिलब्धि का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, जिस बुद्धिलब्धि की हम बात कर रहे हैं इसका वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, तो आप कहेंगे इसका जो वर्गीकरण है सबसे पहले टर्मैन ने किया। कब किया, टर्मैन ने 1916 ईस्वी में। सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, टर्मैन ने 1916 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है या बुद्धिलब्धि कैसे निकालते हैं जैसे 105 लिखा है, तो आप कहेंगे बुद्धिलब्धि यानी कि IQ इज इक्वल टू होता है MA/CA × 100। MA का मतलब मेंटल एज
और CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। यदि आप ये कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, बुद्धिलब्धि मिल जाएगी। अच्छा, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि बुद्धिलब्धि के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया, तब आप कहेंगे टर्मैन ने। चाहे आप टर्मैन लिखिए चाहे टर्मन लिखिए, इन्होंने क्या किया 1916 ईस्वी में बुद्धिलब्धि के सूत्र का प्रतिपादन किया। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने दिया, तो जब प्रत्यय शब्द आपको लिख देगा ना कि बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने दिया, तब आप कहेंगे बुद्धिलब्धि की जो प्रत्यय देने की बात है वो विलियम स्टर्ड ने। किसने? विलियम स्टर्ड ने। विलियम स्टर्ड ने, इन्होंने बुद्धिलब्धि का प्रत्यय दिया था और बुद्धिलब्धि का जो सूत्र प्रतिपादन है वो किसने किया था, टर्मन ने किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लारेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लारेंस कोहलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक है और पूछा जा रहा है कि ये जो लारेंस कोहलबर्ग हैं इनका संबंध किस प्रकार के विकास से जुड़ा हुआ है। तो संज्ञानात्मक की बात की जाएगी तो कई सारे मनोवैज्ञानिक, लेकिन प्रमुख रूप से हम किसको पढ़ते हैं, जीन पियाजे को पढ़ते हैं। जब आपसे पूछा है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने। अगर पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किसने किया, तो जीन पियाजे ने। अब ये शारीरिक विकास के संदर्भ में सब लोगों ने अलग अलग किया है। हालांकि जो लारेंस कोहलबर्ग हैं उनका संबंध नैतिक विकास से है। लारेंस कोहलबर्ग का संबंध किससे है, नैतिक विकास से है। तो ये जो आपका तीसरा प्रश्न है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नैतिक। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 7 सोपान बताए। याद रखिएगा, नैतिक विकास के 3 स्तर और 7 सोपान बताए किसने, लारेंस कोहलबर्ग ने। अभी हम आगे चल कर के एग्जाम से कुछ दिन पहले ये सिद्धांत में लारेंस कोहलबर्ग का आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर आपका आना बिल्कुल कन्फर्म है। आप इसको नोट कर लीजिए आज ही कि लारेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से 1 नंबर का प्रश्न आपका निश्चित रूप से आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। यानी कि ऐसे बच्चे जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, उनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, को ऐसे में उनको क्या जो है सपोर्ट कर सकता है, स्वाधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, संज्ञानात्मक वर्गीकरण। मैं पहले चारों के अर्थ को स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए, स्व अधिगम मॉडल का मतलब कि स्वयं से सीखे गए अधिगम, यानी कि स्वयं से किए गए अधिगम का कोई प्रारूप उन बालकों को दिखा दिया जाए, या कहा जाए कि उन्हें ऐसी चीज़ों से रूबरू करा दिया जाए जो किसी ने स्वयं से अधिगम करके प्राप्त किया हो। विभेदित निर्देश का मतलब है, विभेद का मतलब क्या होता है, अंतर। विभेदित का मतलब क्या होता है, अंतर। तो अंतर करके निर्देश देना, यानी कि जितने बालक हैं उन सबको अलग अलग प्रकार का निर्देश देना, इसको हम क्या कहेंगे, विभेदित निर्देश कहेंगे। तीसरा है पाठ्यचर्या का विस्तार, यानी कि जो करिकुलम है उस करिकुलम का क्या किया जाए, विस्तार कर दिया जाए। और चौथा है संज्ञानात्मक वर्गीकरण, यानी कि जो कॉग्निटिव क्लासिफिकेशन है इसको प्रयोग में लाया जाए और उस बालक का जो संज्ञानात्मक वर्गीकरण है उसको हम कर सकें। तो अगर देखिए इस प्रश्न को हम देखना चाहें तो लिखा है सामाजिक आर्थिक मुद्दों से, यानी कि सामाजिक मुद्दे जो है ना, ये सामाजिक मुद्दों की समझ आपको किसी पाठ्यचर्या से नहीं आएगा, क्योंकि सामाजिकता क्या है, एक प्रकार का गुण है और वो हमारे अंदर व्यवहार करने से ही आता है। तो सही विकल्प क्या होगा आपका, स्व अधिगम मॉडल, कि जहाँ बालक स्वयं से करके कोई अधिगम करता है और उसका मॉडल उसको दिखाया जाता है किसी अन्य बालक को, तो वह अधिक प्रभावशाली होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। मैं निरंतर चर्चा करता हूँ कि बेटा व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे से अलग होना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। और हम निरंतर चर्चा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में जो भिन्नता पाई जाती है उस भिन्नता का आधार रुचियाँ हो सकती हैं, सीखने की क्षमता हो सकती है, चरित्र हो सकता है, उनका बुद्धि हो सकती है, व्यक्तित्व हो सकती है, शारीरिक गठन हो सकता है। तो जैसे रुचियों के आधार पर आप देखिए तो हमारी रुचियाँ अलग हैं, आपकी रुचियाँ अलग हैं। जैसे कुछ लोग हैं लेटेस्ट हिंदी सॉन्ग को पसंद करते, कुछ लोग 1990 के दशक के, तो वो क्या, वो रुचि के अनुसार है। कुछ लोगों के अंदर लर्निंग पावर जो है वो कम या ज़्यादा होती है, क्लास में एक साथ सबको सारी चीज़ें बताई जाती है। कुछ लोग ईजी वे में सीख लेते हैं, कुछ लोगों को कठिनाई होती है। कुछ लोगों के कैरेक्टर को लेकर देखा जाए, कुछ लोगों का कैरेक्टर जो है बिल्कुल एकदम साफ होता है, कुछ लोगों का दागदार होता है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भिन्नता है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा जाता है कि शारीरिक आधार पर किसी की बनावट दूसरे प्रकार की है, हमारी बनावट दूसरे प्रकार की, तो यह भी एक आधार है। ये भी देखा जाता है कि बुद्धि के आधार पर भी उनमें अंतर देखा जाता है। ये भी देखा जाता है व्यक्तित्व के आधार पर भी अंतर होता है। तो इतने तो जो लिखे गए हैं रुचियाँ, सीखना, चरित्र, इसके अतिरिक्त बुद्धि के आधार पर भी अंतर देखा जाता है।
व्यक्तित्व के आधार पे भी देखा जाएगा, उपलब्धि के आधार पे भिन्नता देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये क्या है, पूछा गया एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र क्या हैं, तो आप विकल्प क्या लगाएं, ये सभी, क्योंकि यही 3 केवल नहीं, इसके अतिरिक्त भी चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता को डिफाइन करती हैं। ठीक है, फिलहाल विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, मैं निरंतर चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, तो लिखा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, इनके सिद्धांत को, जो बुद्धि का है उसको हम क्या कहते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत, या इसको बहुप्रकारीय बुद्धि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुप्रकारीय बुद्धि। यानी कि गार्डनर ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि बुद्धि जो है ना कई प्रकार की होती है। उन कई प्रकार में कितने बताए, बेसिकली 7 प्रकार की बताई इन्होंने बुद्धि को कितने प्रकार की, 7 प्रकार की बताई, जिसमें से आप देखेंगे भाषाई बुद्धि है, उसमें अंतःवैयक्तिक कौशल या अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, और ये अंतःवैयक्तिक यानी कि ये स्वयं के विषय में, और ये अंतर्वैयक्तिक यानी कि अन्य के विषय में, और ये भाषा। तो ये तीनों विशेषताएं उस बुद्धि में आपको मिल जाएंगी, उनकी बुद्धि के बहुप्रकारीय में। एक नहीं मिलता है तो सृजनात्मकता का कोई उल्लेख हार्वर्ड गार्डनर अपने सिद्धांत में नहीं करते हैं। तो ये आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि पूछा गया किसी एक को छोड़कर, तो छोड़ना आपको यही सृजनात्मकता है, इसके विषय में गार्डनर ने कोई उल्लेख नहीं किया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ईजी है बेटा। लिखा गया मूल्यांकन का उद्देश्य है, यानी कि जो इवैल्यूएशन हम करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो पहला कि बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, फिर लिखा है बच्चा क्या सीखा है ये जानना, और तीसरा बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सी वाला विकल्प सही है, कठिनाइयों को जानने का प्रयास करते हैं। बी वाला विकल्प भी सही है कि बच्चा क्या सीखा ये भी जानते हैं। तो जब बी और सी हो गए तो कहीं ना कहीं हमको ए भी मानना पड़ेगा, क्योंकि चौथा विकल्प क्या लिखा गया, उपरोक्त सभी। तो हम ये भी कहेंगे बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, भाई मूल्यांकन के बिहाफ पे ही हम करते हैं कि कोई उत्तीर्ण है अथवा अनुत्तीर्ण है। बच्चे ने क्या सीखा इसको हम कैसे जानते हैं, ये भी इवैल्यूएशन से। और बच्चे के सीखने में कौन सी कठिनाई है इसको भी हम कैसे जानते हैं, इवैल्यूएशन की सहायता से ही। कहीं ना कहीं हमको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, फिर उस रिपोर्ट कार्ड के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या हम कह लें कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो हमें पता चलता है कि समस्या कहाँ रह गई, फिर हम क्या करते हैं, रिमीडियल टीचिंग करते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला विकल्प इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं फिर यहाँ पे आप लोगों को छोड़ के जाऊँगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 7 में कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। देखिए, अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान। जहाँ तक बात की जाए अमूर्त चिंतन की, तो इसको विषय में लगातार मैं प्रतिदिन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से होते हैं। क्यों इसलिए रखा जाता है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप समझिए कि आज मैं आप लोगों के लिए 12वां टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ, जबकि 12 क्वेश्चन मैं आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से कम बता चुका हूँ। इसका मतलब ये क्या है, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसको आप लोगों को इस पर निरंतर काम करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, अमूर्त चिंतन मार्क कर लेना है और समस्या समाधान, और इस आधार पे बताना कि चारों अवस्थाओं में कौन सी होगी। क्योंकि कई बार बता चुके हैं, इसलिए आज मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो ये बताने में संकोच करते हैं कि हाँ सर वीडियो अच्छी लगी। भाई ऐसा नहीं है केवल ये है पैसा लेने के लिए आप लोगों से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते हैं कि हम अपनी क्वालिटी को, अपनी गुणवत्ता को आप लोगों के बीच में रखें। अगर आप उन सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हैं तो आपको कहना चाहिए कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि इन जो भी कमेंट आप करेंगे वो केवल और केवल आप देख सकते हैं, क्योंकि जितने लोग इस पेड कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं केवल उन्हीं के लिए सारी चीज़ें चलाई जा रही। तो मुझे लगता है आप लोगों को खुलकर कमेंट करना चाहिए। अगर आपको कुछ नेगेटिव लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो भी बताना चाहिए आप लोगों को, उसका भी हम निरंतर स्वागत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। लिखा गया कि कौन सा सीखना अस्थाई होता है, यानी कि निम्न में से जो अधिगम के कई सारे प्रकार लिखे गए हैं इसमें से कौन सा अधिगम है जो अस्थाई होता है। अस्थाई होने का मतलब कि ऐसा कि एक बार जो है हम उसको याद कर लें, उसको हम सीख लें तो जल्दी फिर ना भूलें, हम उसी को क्या कहते हैं, अस्थाई कहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कहेंगे कि ये रट कर सुनकर समझकर देखकर। तो रट करने का मतलब जैसे हमने छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने टेबल लर्न किया था, हम लोगों ने ऐसी चीज़ों को लर्न किया था जिसको हम समझते नहीं थे, केवल रटाया जाता था जो चिल्ला करके, वो है।
दूसरा किसी से आप सुन लीजिए, वो है, और तीसरा समझ कर, और चौथा है देख कर। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सब लोग बहुत आसानी से इसको कर ले गए होंगे, क्योंकि इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इसका सही जवाब सी वाला होगा कि जब हम किसी चीज़ को समझ करके कार्य करते हैं कोई, तो वहाँ से जो हमको नॉलेज मिलती है वो क्या होती है, वो अस्थायी होती है। जैसे कंप्यूटर आपने लोगों ने सीखा होगा, या कुछ लोगों ने हो सकता है काम किया हो कंप्यूटर पर, या लैब में ही बात कर लीजिए, तो वहाँ क्या प्रैक्टिकल कराया जाता है आपसे। क्यों प्रैक्टिकल? भाई जब थ्योरी चीज़ें सैद्धांतिक चीज़ें उपलब्ध है तो आपको प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन नहीं, कहते हैं जब आप प्रयोग करते हैं तो चीज़ों को समझते हैं, और समझने के बाद जब आप प्रयोग में लाते हैं तो उसका ज्ञान अस्थायी होता है। फिलहाल यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बालकों में ये प्रवृत्ति देखी जाती है तो निस्संदेह वो बालक किस अवस्था में है, किशोरावस्था में। क्यों? क्योंकि किशोरावस्था में ही हमारे अंदर क्या आती है, स्वाभिमान की भावना हमारे अंदर आ जाती है। कौन सी भावना? किशोरावस्था में स्वाभिमान की भावना आ जाती है, और वह स्वाभिमान हमें ये बताता है कि हमें किसी भी कंडीशन में हमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इसलिए बालक गलती भी करता तो अपनी बात में अड़ा रहता। चलिए मैं यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ। आपको ये बताना है कि आत्म प्रदर्शन, क्या बताना आपको, आत्म प्रदर्शन किस अवस्था की विशेषता है? क्या बताना आपको, आत्म प्रदर्शन किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? एक बार फिर सुन लीजिए, आत्म प्रदर्शन का गुण किस अवस्था की विशेषता है? विकल्प है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलेंगे आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।